All right, hi everyone. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good Good afternoon, afternoon. sir. Afternoon, sir. Good afternoon. All right, good. आप लोगों ने लास्ट क्लास में जो हमने डाउट्स डिस्कस करे थे वो क्वेश्चंस रिजॉल्व करे, खुद से ट्राई करे. हाँ सर. हाँ सर. सर आपने पीडीएफ नहीं भेजा डाउट लेक्चर का. मैंने पीडीएफ नहीं भेजा. नहीं सर. कल का दिन एक्चुअली थोड़ा हैपहज़ार्ड भी निकल गया. रुको, मैं शेयर कर दूंगा. अभी आज के नोट्स के साथ मैं शेयर कर दूंगा. ठीक है सर. ठीक है. आज मैं आपको थोड़ा और प्रैक्टिस कराऊंगा. Like I'll make you practice more questions. Just will teach you one more concept, that is this principle of conservation of atoms, POAC. Now, ये एक ऐसा तरीका है which will kind of help you in solving a lot of questions जहाँ पर you feel lack of information. You will not be able to say figure out what the reaction is, or you will not be able to balance it, but still this method will be helpful to you. इसके पहले आपने नोटिस किया होगा जितने भी क्वेश्चंस अपन ने ट्राई करे हैं, ठीक है, वॉट एवर द केस बी, लाइक सीरीज रिएक्शन हो कि पैरेलल रिएक्शन हो कि लिमिटिंग रिएजेंट का केस हो कि नहीं हो, इनकम्प्लीट रिएक्शन हो, इन सब में व्हाट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी डू? Balancing the equation. राइट, वी राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन. ताकि एक बार बैलेंस्ड इक्वेशन मेरी आंखों के सामने आ जाए तो अब मैं उसमें फिर एनालिसिस करके वेरिएबल्स लेकर इक्वेशंस क्रिएट करके उनको सॉल्व कर सकता हूँ. राइट, that is typically how the thought process works. However, notice करना, sometimes you might come across questions जिनमें हो सकता है कि आपको रिएक्शन मिले ही नहीं, या रिएक्शन मिले बट वो बैलेंस नहीं कर पाओ आप, कुछ प्रॉब्लम रहे उसमें. सो स्टिल यू शुड बी एबल टू use this method called as POAC, principle of conservation of atoms, and solve those questions. ठीक है. Now, ये जो मेथड है ये एक्चुअली समथिंग बेसिक, समथिंग विच यू ऑलरेडी नो, उसके ऊपर बेस्ड है. कैसा है दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन में जरूर एटम्स क्रिएट या डिस्ट्रॉय होते हैं, बट केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होते रहते हैं एंड एटम्स वहीं के वहीं रह जाते हैं. लाइक एटम्स आर नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. पहले वो किसी और मॉलिक्यूल का पार्ट होते हैं, बाद में किसी और मॉलिक्यूल का पार्ट हो जाते हैं. This basic concept helps us in balancing reactions. Okay, it helps us in balancing reactions as well as helps in establishing relationship between reactants and products without balancing them. ठीक है, दोनों चीज़ों में हमारी हेल्प कर देता है. राइट, जैसे फॉर एग्जांपल जब आपके सामने ये एक रिएक्शन होता है, मीथेन गेटिंग कंबस्टेड, और हमें पता है कि CO2 और H2O बन रहा है, तो हम लोग जब इसमें बैलेंसिंग करते हैं तो हम लोग यही कंजर्वेशन प्रिंसिपल ही यूज करते हैं. राइट, कैसे कि लेफ्ट हैंड साइड पर कार्बन के जितने एटम्स होंगे उतने राइट हैंड साइड पे भी होंगे, है ना? यस सर. जितने हाइड्रोजन के एटम्स लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे उतने हाइड्रोजन के एटम्स राइट हैंड साइड पे होने चाहिए. जितने ऑक्सीजन के एटम्स है राइट हैंड साइड पर उतने ही ऑक्सीजन के एटम्स लेफ्ट हैंड साइड पे भी होने चाहिए. एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस वी बैलेंस द रिएक्शन. राइट, सो सेम फंडामेंटल हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, बट रादर देन बैलेंसिंग द रिएक्शन, ठीक है, I will try to teach you establishing relationship between reactants and products using this POAC concept. ठीक है, तो कैसे वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है आप यहाँ पे नोटिस करना. अभी मैं यहाँ पर बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूँ, एज इट इज रिएक्शन लिखने दे रहा हूँ. सो आई अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, POAC ऑन कार्बन एज एन एलिमेंट मैं लिख रहा हूँ. अब व्हाट इट मीन्स इज जितने मोल्स ऑफ कार्बन लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे उतने ही मोल्स ऑफ कार्बन राइट हैंड साइड पे होने चाहिए. एटम्स ऑफ कार्बन आर कंजर्व्ड.
अब लेफ्ट हैंड साइड पर कार्बन किस स्पीशीज में प्रेजेंट है? मीथेन मीथेन H4 में, मीथेन में, right? So if somebody gives me the moles of methane, can I get the moles of carbon from it? यस सर यस सर Right? I'll just multiply the moles of carbon, moles of methane by 1 and get the moles of carbon on left hand side. क्योंकि एक मीथेन के मॉलिक्यूल में एक कार्बन है ना, यस सर वैसे ही on the right hand side carbon is present in just CO2. Yes, sir. So if someone gives me moles of CO2, then I multiply that by 1 and I should get the moles of carbon on the right hand side. यस सर यस सर And by POAC I can equate them and establish a relationship between reactant and product. यस सर Right? So this is a relationship that we got between reactant and product, okay, without balancing. Like obviously balancing bhi aasan hai yahan par, but just want to show you that we have come up with a relationship between reactants and products. You can apply the same thing by, or you can get another relationship between reactants and products by applying POAC on hydrogen. Right? What should I write? Moles of hydrogen on left hand side should be equal to moles of hydrogen on right hand side. यस Left hand side पे hydrogen किसमें present है? CS. Again Methane. So if someone gives me moles of methane, I should be able to calculate the moles of hydrogen atom. Yes, यस sir. सर So if someone gives me moles of methane as X, what should be the moles of hydrogen? 4x 4x. I should just simply multiply moles of methane by 4 to get the moles of hydrogen on the left hand side. Right. Similarly, hydrogen on right hand side कितना हो जाएगा? It is just in H2O. यस सर So if someone gives me moles of H2 and multiplied by 2, I should get the moles of hydrogen on the right hand side. यस Yes, सर sir. So again, without balancing, like using this concept of POC, I get another relationship between reactants and products. चलेगा ये? Sir. यस सर Okay. Can I apply POAC on oxygen as well? यस सर यस सर Now, moles of oxygen on left hand side should be equal to moles of oxygen on right hand side. Left hand Yes, side sir. पर oxygen किधर present है? O2, sir. O2 Just in O2. So if someone gives me moles of O2, what should I multiply it with? 2. I should multiply it by 2 to get the moles of oxygen on the left hand side. है ना? And right hand side पे oxygen किधर present है? If you CO2. look at the equation, CO2 इधर CO2 और CO2 H2O दोनों में. दोनों में. So if someone gives me moles of CO2 and moles of H2O, what should I do? I should multiply the moles of CO2 by 2 and moles of H2O by 1 to get the total moles of oxygen on right hand side. Yes. यस Yes, सर sir. Right? So I got यहाँ पर yet another relationship between reactants and products. Now you might find it कि ये क्या nonsense है, मतलब क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? Like बहुत simple सा balanced equation करके relationship between reactants and product निकाल ही लेते हैं हम लोग. So why this? Because it sometimes helps. कहाँ पर कैसे? 2-3 एग्जाम्पल मैं कराऊंगा आपको, तो आपको उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. So let's look at one example in the following way. ठीक है, एक आप अटेम्प्ट लो, फिर उसके बाद मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही सही. See if you are able to make sense of this. सर ऊपर की चीज कॉपी नहीं करी. अच्छा हाँ, अच्छा, सर ऊपर का हाँ बाकी. हाँ, कर लो. यहाँ से स्टार्ट करोगे? सर आप मेरे को क्वेश्चन बता सकते हो, मैंने ये कॉपी कर लिया इसके लिए. अच्छा, तो मैं क्वेश्चन बताऊँ. सर स्क्रीनशॉट ले लेते.
हाँ सर स्क्रीनशॉट ले लेते क्वेश्चन का। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो तुम फटाफट, ठीक है, फिर मैं बाकी लोगों को कॉपी करवाता हूँ, हाँ सर ले। ठीक है ना। बाकी लोग यहाँ पे कॉपी करो। So can you scroll down? Second point of the POC. क्या कुछ कहा किसी ने? But the second point alone can you show of the POC after atom? It helps establish relationship between reactants and products without balancing the reaction. सर मैंने आंसर भेजा चैट पर। मोल्स पूछा था, क्या पूछा था ये लिखा बाकी लोगों ने? So 1 minute. हाँ क्या आ रहा है यहाँ पर देखा जाए। सो किस किस का आंसर करेक्ट आ रहा है? एक
हाँ, कैरव, ध्रुव, श्लोक एंड जोवन एंड यश आपका करेक्ट है, बाकी लोगों का गलत है। सर एक सेकंड, 1 मिनट दीजिए प्लीज। So that square bracket जो है, so that means 2 is again getting multiplied, right, with C? सॉरी, दोबारा बोलो। So जो वो square bracket है FECN 6 के अराउंड, हाँ, मतलब C12 हो जाएगा ना? करेक्ट। ओके सर। हाँ, क्या आप आंसर चेक कर सकते हैं? सो 1 डिवाइडेड बाय कितना, 0.2 by 12, 1 by 60, राइट? यस सर। हाँ Yes, sir. राइट, तो इसको क्वेश्चन Yes. कैसे करेंगे अब आप लोग नोटिस करना। वंस लाइक यू गाइस हैव रेड द क्वेश्चन, तो आपको समझ में आएगा दैट यू अपेरेंटली डोंट नो व्हाट द रिएक्शन इज। K2CO3 का बोला जा रहा है that it undergoes a series of reactions, like it reacts with some reagents, no information is provided. All it is saying that all the carbon that was there gets converted into this product, ठीक है। और आपका बोला जा रहा है कि इसका मास 27.6 ग्राम्स है और इसके मोल्स बताने हैं। So you do need to establish a relationship between reactant and product without the knowledge of the reaction itself. Like you don't know the complete reaction. Balancing तो छोड़ दो, reaction ही नहीं पता है। So here the hint that comes with the question is, you look at the elements that are common between the two. Maybe they are conserved, maybe they are not. However, question very clearly mentions that all the carbon got converted. That means it's clearly stating that carbon is the one that is getting conserved. Some students might like to point out to the fact that potassium is also common, sir. Could that be conserved? Well, it could be. Maybe it didn't. हो सकता है कि यहाँ बीच में किसी reaction में it got subtracted, it got added. We don't know. ठीक है. The question, however, says that carbon is conserved, so we have to apply like POAC on carbon. समझ में आया? How do we go about applying Yes, sir. POAC on carbon? We write that लेफ्ट हैंड साइड पे जितना कार्बन होगा उतना राइट हैंड साइड पे होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे कितना कार्बन है? 1 into moles of K2CO3, जितना भी K2CO3 है, multiply that by 1 should give me the moles of carbon. And right hand side पर जितना भी moles इस product का है, what should I multiply it with to get the moles of carbon? 12. Right, you can see in one molecule you have 12 carbon atoms. So if the moles of this compound is X, 12X will be the moles of carbon atoms, right? So ये हम लोग यूज करेंगे और हमारा रिलेशनशिप आ जाएगा बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड वी शुड गेट द आंसर। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. कैसे प्रोसीड करा? मैं सर जूम आउट कर लेता हूँ, आप लोग लिख लो। हाँ, मैंने K2 पर लगाया पर आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है। K2 पर लगाया और आंसर करेक्ट आ रहा है। करेक्ट नहीं आ रहा है। हाँ, तो नहीं आएगा ना, वही तो मैंने बताया ना कि क्वेश्चन में पोटेशियम
इज अनदर कैंडिडेट जिस पे आप POAC लगा सकते थे, बट जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है, इट सेज दैट कन्वर्ट ऑल द कार्बन ओनली, लाइक फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, सो इट्स गिविंग दैट हिंट दैट यू शुड अप्लाई POAC ऑन कार्बन। पोटेशियम पर क्यों नहीं वर्क करा? हो सकता है कि पोटेशियम बीच में कहीं पर किसी में ऐड सब्ट्रैक्ट हो गया हो, तो हमें उनके बारे में तो ज्ञान दिया नहीं है, तो हम लोग कैसे फिर उसको लिख पाएंगे? ओके सर। समझ में आया? हाँ सर सर। सर एक डाउट है, हाँ, यहाँ पे तो इसने बोला था कि अपने को कार्बन पे लगाने का है, लेकिन अगर मान लो बोलता कि भाई कार्बन पे, उसने मतलब बोला नहीं कार्बन पे लगाने का है, और मान लो कोई लगा दे फिर पोटेशियम पे, फिर क्या करेंगे? तो फिर उसमें या तो ऐसा होगा कि क्वेश्चन में एक ही एलिमेंट है जो कि कॉमन दिख रहा होगा, ठीक है, जिस पे POAC लगा सको। अगर मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जिन पे कॉमन है और फिर आपको चूज करना पड़े कि किस पे लगाना चाहिए, तो उसमें लाइक यू कांट देन गेस किस पे लगाए, ठीक है। टिपिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे अवॉइड करते हैं, दैट इज समथिंग विच यू शुड जनरली अवॉइड, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर सो कॉमनली प्रेजेंट कि वो और किसी दूसरे सब्सटेंस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, तो उन पे अवॉइड करो। बाकी और एलिमेंट्स पे आप फिर अप्लाई करने का कोशिश करो। ओके सर, थैंक यू। So the answer turns out to be 1/24 ना? नहीं नहीं, 1/60। 1/60, ठीक है। समझ में आया? ये लिखा सबने? इज दिस क्लियर? Yes, sir. ऑलराइट, चलो ठीक है। सर हाँ, सर क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि मतलब कंजर्व नहीं हो रहा है, डबल हो जा रहा है, लाइक जो प्रोडक्ट में है कार्बन का। नहीं नहीं, मतलब कंजर्व हो जाएगा। अगर कंजर्व नहीं होगा तो कुछ परसेंटेज कंजर्व होगा, वैसा भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ओके सर, समझा सर। ऑलराइट, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ये वाला क्वेश्चन इनफैक्ट हम लोग कर चुके हैं पहले। Yeah, so Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. Yes. तो ऐसे इस क्वेश्चन, बार रिएक्शन ऑप्शन है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन में भी लाइक यू कैन अप्लाई कंजर्वेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पर कैसा था, लास्ट जब हमने ऐसा वाला क्वेश्चन देखा था, तो उसमें भी अप्लाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज रिएक्शन, और 1 बाय 1 रिएक्शन को एनालाइज करते हुए गए हम, ठीक है। दैट हमने अप्लाई करा, KClO3 से KCl बना और O2 बना, राइट। फिर O2 से आपने एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराया और Al2O3 बना, राइट। और ऐसा यहाँ पर लिखा है कि यहाँ से जो गैशियस प्रोडक्ट बना था वो पूरा का पूरा यूज होकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। तो आपने लाइक 1 बाय 1 रिएक्शन एनालाइज करा और आंसर दिया। अनदर थिंग इज दैट यहाँ पर व्हाट आई कैन डू एंड से इज दैट पोटेशियम क्लोरेट, इसको थर्मली डिकम्पोज करा और उससे फिर एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराया, ऑक्सीजन जो निकला, और उससे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया। तो आई एम लाइक कि ठीक है, KClO3 से जितना ऑक्सीजन निकला वो अल्टीमेटली रिएक्ट करा करो के एल्यूमिनियम ऑक्साइड में चला गया है। सो आई कैन अप्लाई POAC ऑन ऑक्सीजन। So I will write 3 times moles of KClO3 is equal to 3 times moles of Al2O3, and मुझे moles of KClO3 पता है, तो डायरेक्टली moles of Al2O3 आ गए, ठीक है। तो लेकिन अगर बीच में कोई दूसरा Oh, ऑक्सीजन वाला कंपाउंड डाल दिया तो फिर यूज नहीं कर सकते हैं ना हम लोग? हाँ, या तो फिर आपको उस कंपाउंड का भी इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है, ओके सर। राइट।
सो ये वाला क्वेश्चन भी आप एक बार लिख लो इस वाले मेथड से, दिस वाला क्वेश्चन यूजिंग द POAC मेथड। सर इस मेथड से सर ये एक स्टेप में हो गया। हाँ, रिलेटिवली जल्दी हो जाता है, लाइक इट इज़ अ हेल्पफुल मेथड। मैं एक आध क्वेश्चन और कराता हूँ आपको, इनफैक्ट आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर सकते हो। हाँ, इनफैक्ट वो जो अपन ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन पढ़ा था ना, जो 3-4 मेथड से करा था अपन ने, हाँ सर। सर हाँ डाउट लेक्चर में। हाँ, तो वो भी आप लोग अब POAC से कर सकते हो, बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट हो जाएगा आपका उसमें भी। ठीक है, करके देखते हैं अपन। ये वाला लिख लिया सबने? यस सर। ऑलराइट, सो यहाँ पर अब आप नोटिस करना, अगर हम लास्ट डाउट लेक्चर का वो वाला क्वेश्चन देखें, कहाँ गया, यही करा था ना, मल्टीपल हाँ मेथड्स। सर ये यस सर। तो भी अब आप देखो, आप POAC से भी कर सकते हो इसको। ठीक है, लेट मी डू दैट फॉर यू। ये क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट? हम ट्राई करें। हाँ, ट्राई करो, देखो। राइट, कैसा है यहाँ पर? X से X2O5 बन रहा है, राइट? ये बोला जा रहा है 2.0769 ग्राम्स और ये है 3.6769 grams. By applying POAC on X, we can establish a relationship between them. 1 mole of X is equals to 2. Right, 1 into moles of X should be equal to 2 into moles of X2O5, है ना? राइट, सो यहाँ पर आ जाएगा 1 times 2.0769 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट जो भी हमें निकालना है, ठीक है, वो m हो जाएगा, और इसका 2 times, राइट, 2 times 2m plus 3.6769 अपॉन 2m plus 80। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको m का वैल्यू मिल जाएगा, एंड वंस यू गेट दैट वैल्यू ऑफ m, देन यू कैन गेट द मोल्स ऑफ X2। ये वाला मेथड सिंपलर है सर, इसमें ज्यादा सोचना नहीं। बट कैलकुलेशन आरंट दैट गुड,
लाइक कैलकुलेशंस एक्चुअली वर गुड इन दैट मेथड जहाँ पे ऑक्सीजन यूज करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास करा था. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. हाँ हाँ अद्वै तुम बता दो ना, तुम कॉपी नहीं कर पाए तो आई विल गिव यू मोर टाइम. Okay, sir. सर इस बार आप TWT सेट करने वाले हो. कौन सा वाला? सर जो 18th को है. 18 जुलाई इतना दूर का कौन सोचता है यार, अभी 2-4 दिन पहले. अरे सर आप बाकी है. आपने 3 क्वेश्चन रीसेट किए थे तो सर हमारी बात मेरी क्वेश्चन रॉन्ग. सर पेपर के पहले आप हम लोग को वापस वो ऐसे एक सेट ऑफ क्वेश्चंस करा सकते हो जैसे आपने एटॉमिक के किया था. बिल्कुल करा देंगे, कोई दिक्कत सर वही क्वेश्चंस आए सर. आपने अगर नहीं कराया होता वो क्लोजेस्ट रेडियस फॉर द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी तो नहीं हाँ आता वो. सर. नहीं. कराएंगे कराएंगे. और एक क्वेश्चन लिख लिया है सबने? यस सर. ठीक है. यस सर. ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. इसका आंसर तो नहीं है ना. ठीक है. और इतना ही है. डोंट आस्क मी एनीथिंग बिकॉज दिस इज व्हाट इट इज. सर आंसर चार्ट पे फेल है. हाँ ठीक है. करेक्ट है. नहीं साहिल आपका करेक्ट नहीं है. सर मैंने भी भेजा. हाँ हाँ ठीक है ठीक है. सर मैंने भी भेजा है. बिल्कुल बिल्कुल. सर मैंने भी आपको भेजा. राइट. यस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. अब कैसे करना है ये? अगेन व्हेन यू रीड द क्वेश्चन what you understand is not the complete information. Like sulfur burned with to form O2, तो आप एटलीस्ट इतना तो लिख सकते हो कि S plus O2 gives SO2. बट देन उसके बाद लिखा है it is oxidized by chlorine water. Like don't know what chlorine water does with SO2. मतलब some oxidized form. I don't know the reaction. And then उसके बाद में लिखा हुआ है the solution is treated with BaCl2
एंड फिर बोला जा रहा है द अमाउंट ऑफ बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेटेड। तो ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को BaCl2 के साथ ट्रीट करने पे बेरियम सल्फेट बन रहा होगा, एंड आपसे इवेंचुअली ये बेरियम सल्फेट का पूछा जा रहा है कितने मोल्स बन रहे हैं। So this is what I can write at most based on the data that is given in the question. Now I don't have the knowledge of the reaction completely, that what exactly is happening. अगर knowledge ही नहीं है तो मैं balancing क्या करूँगा, right? Because a typical method would require me to do the balancing, then analyze reaction 1, वहाँ से फिर reaction 2, फिर reaction 3, and that would be my typical approach of solving such questions. But in this case, apparently, I am not able to like get the entire equation only. तो अब मैं कैसे लिखूँगा? I need to get a relationship between what is given and what is being asked, right? And the only way it now seems to me is that apply POAC. And POAC on what element should I apply? Is sulfur. सल्फर। Sulfur. दोनों के बीच में सल्फर है जो कॉमन है, बाकी ऐसा क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि सल्फर इज कंजर्व। हो सकता है कि इनमें कुछ और प्रोडक्ट बन रहा हो जिसमें सल्फर हो, राइट? ऐसा कुछ डेटा दिया नहीं है क्वेश्चन में, बट देन अगेन आई नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन ना। ऐसा यहाँ पे लिखा नहीं है ना, ऑप्शन ई डोंट केयर डोंट नो, ऐसा ऑप्शन लिखा नहीं है, तो मुझे आंसर तो करना ही है। अब अगर आंसर करना है तो फिर आई नीड टू अप्लाई दैट लॉजिक कि यस, राइट, सल्फर से यहाँ पे जितना सल्फर है उसको कंजर्व करो एंड देन एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन देम। Sir, so we have to assume that the mole of sulfur in the oxidized form is 1, right? Moles of sulfur in the oxidized form? No, we don't need to take any assumption. Whatever be the case, sulfur यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से फिर यहाँ पे आ रहा है, बीच में कुछ भी बना रहा हो, S2O2, S2O3 2 माइनस, कुछ भी बना रहा हो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? I don't care. All I'm bothered is कि यहाँ से सल्फर जितना यहाँ पे आ रहा है। Sir, so if an option would have been data insufficient, then we would have not taken the assumption now that sulfur is getting conserved. हाँ, मतलब then in that case you would have to be like data insufficient, like we weren't given that information कि sulfur is getting conserved. ठीक है, but typically don't choose such answers. Okay, sir. Excuse me, sir. हाँ, So we have to consider sulfur as diatomic, right? like यहाँ पर आप सल्फर Yes, sir. डायटोमिक करो, 4 एटॉमिक करो, 8 एटॉमिक करो, डजंट मैटर, आंसर कम्स आउट टू बी सेम। करके देखो एक बार जरा। आ रहा है आंसर सेम? तो क्योंकि वो मास और उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो सेम ही रहेगा। हाँ, मतलब आप यहाँ पे चाहिए तो SX ले लो, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा? 8 डिवाइडेड बाय x इंटू 32 इंटू x, है कि नहीं? मोल्स ऑफ सल्फर समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ऑल राइट। क्लियर है वाला क्वेश्चन कैसे करा? हाँ सर। ठीक है, थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, लेट मी टेक अप दैट क्वेश्चन। ठीक है, एंड आई डोंट माइंड यू यूजिंग कैलकुलेटर, मतलब बहुत ही गंदा सा डेटा है। सी इफ यू आर एबल टू वर्क विद दैट डेटा। ऑप्शंस है, क्या कह रहे हो? ऑप्शंस है, ऑप्शंस व्हाट? क्वेश्चन में ऑप्शंस होंगे। वो क्वेश्चन पूछ में रहा है। ऑप्शन नहीं नहीं, ऑप्शन नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ट्राई करो। सर वो लाइन के ऊपर AgNO3 लिखा, उसका मतलब क्या होता है?
लाइन के ऊपर क्या AgNO3 लिखा है ना, उसका मतलब क्या होता है? AgNO3 डाला होगा to precipitate the chlorine as AgCl. Gaurav sir, 0.643 grams is only for the CH3X, ना sir? वो वाला. Entire thing का. Oh, entire thing? Okay, sir. सर Ag का एटॉमिक मास 108 है ना? Correct. Sir, atomic weight of Al is 31 ना? नहीं 35.5. 35.5. तो मैं थोड़ा हिंट देता हूँ आप लोगों को. सर 1.67 और इक्वेशन सॉल्व करने में ही प्रॉब्लम होने वाला है बहुत. ठीक है, जिसका डेटा दिया है पहले तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए, राइट. इसका और इसका डेटा दिया हुआ है, इसके बीच में कॉमन क्या है? C. कॉमन एलिमेंट इज कार्बन. Carbon. सो यहाँ पर अब बिकॉज आई डोंट नो यहाँ से यहाँ कैसे गए, बट आई नीड टू एस्टैब्लिश दैट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू. तो द थिंग दैट स्ट्राइक्स मी द फर्स्ट इज दैट अप्लाई POAC ऑन कार्बन, राइट. अब लेफ्ट हैंड साइड पे मैं क्या बोलूँगा? X into moles of this compound CH3 whole X AlClY, right, should be equal to 1 into moles of CH4, right, क्योंकि CH4 के अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर एक कार्बन है कि नहीं? Yes sir. सो 1 into 0.222 upon 16, ये मेरा राइट हैंड साइड हो गया. ठीक है, कोफिशिएंट्स डजंट मैटर, आई डोंट केयर अबाउट कोफिशिएंट. अगर मुझे CH4 के मोल्स मिल जाएंगे तो उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करके कार्बन के मोल्स निकालूंगा ना. हाँ सर. लेफ्ट हैंड साइड पर x इंटू इसके मोल्स कितने हो जाएंगे? इसका मास
अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट, हाउ मच इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस थिंग? सर 15x plus 27 plus 35.y. 5.5y, राइट? तो ये एक इक्वेशन हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर आप CH4 और AgCl इसका भी डेटा दिया हुआ है, बट इनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है कि नहीं? Yes, sir. However, अगर if I notice the first and the third, राइट, यहाँ पर जितना क्लोरीन है वो लाइक घूम फिर के यहाँ पे आ रहा है, AgCl के अंदर कॉमन एलिमेंट इज क्लोरीन, तो यहाँ पर आई अप्लाई POAC ऑन क्लोरीन, राइट। लेफ्ट हैंड साइड पर क्लोरीन कितना हो जाएगा? Y into moles of this compound, राइट, क्योंकि इसके एक मोल में Y क्लोरीन है, एंड राइट हैंड साइड पर आई विल से 1 into moles of AgCl, है कि नहीं? Sir. Yes, sir. So 1 into 0.996 upon 143.5, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। So that is approximately 0.007. 0.996 upon 15x plus 27 plus So 30. 0.643 ना? हाँ, How it will become 996? 643 होएगा ना? Y into 0.64. 0.643. 0.643. तो ये अब आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। सो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, ठीक है, बहुत ही उम्दा इक्वेशंस हैं, समथिंग विच यू लुक फॉरवर्ड टू एवरी डे, सॉल्विंग सच इक्वेशंस। अप्रोक्सीमेशन लेने के बाद 2 और 1 आता ठीक है, हाँ, मतलब आप सॉल्व करोगे तो आपका x और y का आंसर आ जाएगा। जस्ट वांटेड टू लेट यू अंडरस्टैंड कैसा क्वेश्चन यहाँ पर ये है। सर अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है तो डेटा ऑफ कोर्स बेटर होगा ना इससे? हाँ, मच बेटर। ठीक है, तो एक मेजर लर्निंग आपके सामने ये आ रही है दैट आप POAC का मेथड नॉर्मल केसेस में भी यूज कर सकते हो, स्पेशली ऐसे केसेस में तो करना ही रहेगा जहां पर यू लैक इंफॉर्मेशन अबाउट द बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कर लो। ट्राई दिस क्वेश्चन। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स। व्हाट आर दोज कॉन्सेप्ट्स? और इतना ही है, इसके आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जितना आपको करना है आपको इस रिएक्शन के हिसाब से ही करना है, इस डेटा के हिसाब से ही करना है। ट्राई करो। तो सर ऊपर वाले का आंसर क्या है, घर पे रिसॉल्व कर दूंगा। वो बुकलेट में ये FBS का क्वेश्चन नंबर 39 है। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ट्राई करो। नहीं, राइट हैंड साइड पे x नहीं आएगा ना, यहाँ पे कोफिशिएंट डजंट मैटर स्वरा। लाइक इफ आई गिव यू मोल्स ऑफ CH4, it will give you the moles of carbon, you just have to multiply 1 by the moles of carbon। ठीक है, सबस्क्रिप्ट मैटर करेगा। ठीक है, एक कोफिशिएंट से लेना देना नहीं होता है इन POAC, द सबस्क्रिप्ट मैटर्स। POAC तो हम लोग बिना कोफिशिएंट्स के भी लगा सकते थे ना, इवन इफ दिस x and y was not given to you। ठीक है सर ये POAC दोनों बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड के लिए दोनों चलेगा ना सर? हाँ, चलेगा। सर
हाँ हाँ बोलो बोलो। सर हमने पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन में उसके आरएचएस में हमने एक्स इसलिए नहीं लिया ना क्योंकि वो लिमिटिंग रिएजेंट का केस हो सकता है। नहीं, किसमें आपने बोले, दोबारा बोलो। सर जो फर्स्ट इक्वेशन आपने लिखी है इस वाले क्वेश्चन में, हाँ सर उसके आरएचएस में हमने मोल्स ऑफ CH4 को एक्स इसलिए नहीं लिया ना क्योंकि वो लिमिटिंग रिएजेंट का केस हो सकता है। नहीं 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 नहीं, मोल्स ऑफ CH4 जो है, ठीक है, वो तो मास से पता पड़ेंगे। हाँ राइट, मास दिया हुआ है CH4 का, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कर दिया तो मोल्स पता पड़ गए। नहीं नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें जैसे इसका कोएफिशिएंट एक्स दे रखा है ना CH4 का, हाँ तो मतलब मोल्स ऑफ CH4 एक्स होने चाहिए, पर हमने एक्स इसलिए नहीं लिया क्योंकि क्या पता वो लिमिटिंग रिएजेंट हो, तो हम पूरा एक्स नहीं ले सकते ना। वेल द प्रॉब्लम इज, यहाँ पर आई डोंट नो द एंटायर इक्वेशन, ठीक है। लाइक यहाँ पर आप नोटिस करोगे, इफ यू कंसिडर दिस एज द केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, सो यू माइट फाइंड कि अच्छा सर एक्स कार्बन, ठीक है, वन अल्यूमिनियम बाय क्लोरीन, बट व्हाट अबाउट हाइड्रोजन, 3x हाइड्रोजन, यहाँ पे 4x हाइड्रोजन हो गया। यस सर। तो ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड ही नहीं है, राइट। अब आप इसको बैलेंस करने के लिए और कुछ कर ही नहीं सकते, लाइक यू वुड नीड टू लाइक फिगर आउट कि और हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करूं मैं। हाँ सर। तो यू आर फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन। सो नीचे जा सकते हो। ठीक है, हाँ सर क्वेश्चन दिखा सकते हो। हाँ। सर मैंने आंसर भेजा चैट पे।
ऑलराइट, सो कैसा करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में? सर आप 1 मिनट दे सकते हो, ऑलमोस्ट डन। हाँ सर, सर आंसर क्या है इसका? सर मुझे 55.7 हाँ सर 55 लीटर्स आ रहे हैं। हाँ हाँ, उसके आसपास ही है। सो इस क्वेश्चन में व्हेन यू रीड, you apparently don't understand what is monobromination, what is Wurtz reaction. ठीक है, आपको इतना समझ में जरूर आएगा कि C4H10 जो है इससे C2H6 बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर पहले कुछ सर उल्टा ना, C4H10 बन रहा है। C2H6 से C4H10 बन रहा है। N-butane is produced via monobromination, right? And there is something called as Wurtz reaction, right? अब हो सकता है आपने पढ़े हो जूनियर क्लासेस में, बट फ्रैंकली यू वुड नॉट रिमेम्बर। ठीक है, और इतना बोला जा रहा है कि इसका 85% यील्ड है और इसका 90%। सर 90% उल्टा है ना सर? और उसका 90%, उसका 85%। Wurtz रिएक्शन का 85। इसका 90% यील्ड है और इसका 85% यील्ड है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि मुझे ये 55 ग्राम्स एन ब्यूटेन प्रोड्यूस करना है, तो कितना लीटर्स ऑफ C2H6 लगेगा at NTP, right? So this is what you could construct based upon the knowledge that is there in the question, based upon the data that is given to you. So you have to establish a relationship between left hand side and right hand side, but you don't know the reactions. ठीक है, आपको दो एलिमेंट यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, टिपिकली जैसे मैंने आपको बताया, अवॉइड अप्लाइंग POAC on hydrogen and oxygen. ठीक है, क्यों? बिकॉज दे आर क्वाइट कॉमन, दे आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ मेनी अदर स्पीशीज। तो हो सकता है बीच में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो यहाँ पर बेटर ये रहेगा दैट यू अप्लाई POAC ऑन कार्बन। बट फोकस करना यहाँ पर, देयर इज अ न्यूअर एस्पेक्ट दैट यू हैव बीन गिवन, यील्ड्स। So what is going to happen is when I apply POAC and use this concept of yield with it, so what it means is carbon on left hand side, this will not be equal to carbon on right hand side. This is only when the carbon is getting completely converted, when the yields are 100%, the complete conversion happens. But यहाँ पर बोला जा रहा है that carbon on left hand side का 90% और उसका 85% is what is going to be going to the right hand side. समझ में आया how to combine this concept of incomplete reaction or percentage yield with POAC? Yes sir. So अब आप यहाँ पे सोच सकते हो that 2 into moles of C2H6 into 90% into 85% should be equal to 4 into moles of C4H10. और मैंने थोड़ा सा अलग किया, using 85% I found the amount of this what I call C4H10 that gets created at the end of मतलब that gets created at the end of monobromination, और फिर 90% yield से मैंने बीच से निकाला उसको। हाँ, मतलब अभी अपन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं ना, आप ये बोल सकते हो कि मैं राइट से लेफ्ट गया। हाँ सर, राइट पूरा नहीं गया, आई टुक 1 स्टेप इधर और 1 स्टेप इधर और उससे। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो समझ में आया यहाँ पर? हाँ सर। ये वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 रहेगा, वॉल्यूम इन लीटर्स अपॉन 22.4 से मोल्स आ जाएंगे, into 0.9 into 0.85 should be equal to 4 into moles of C4
H10 क्या हो गया 55/58, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, तो इससे आप 20 सॉल्व कर लोगे। सर 0.9 होगा ना, आपने 0.5 लिखा। नहीं, ठीक है, समझ में आया पीओसी का कॉन्सेप्ट कैसे यूज हो रहा है? यस सर। ठीक है, सो दिस इज, Oh. हाँ हाँ बोलो बोलो, सर फाइनल आंसर क्या आ रहा है? निकाल लो ना। Oh, सर मेरा 32.5 आ रहा है। जो भी इससे आएगा वो सही है, अब तुम्हारा इससे जो आ रहा है वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है वो तुम डिसाइड करो। ओके सर चेक। Sir, 55.5 something. So 55.78 आ रहा है। ठीक है, समझ में आई कैसे करना रहेगा? ठीक है, सो विद दिस what we have done is we have completed you can say most of the theory that is there in the chapter. एक सेक्शन बचा हुआ है चैप्टर का, that is called as concentration terms, जिसमें मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में आपके साथ शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा, उसमें लगेगा 2-3 लेक्चर उसमें भी लगेंगे। बट इफ यू आस्क मी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ the cases or the key concepts that are there in problem solving, वो हमने cover कर लिया है, right? Like as a quick summary, अगर मैं आपके साथ discuss करूं, what is it that we have done in stoichiometry? ठीक है, एक तो हमारे सिंपल केस हो गए। सिंपल केस कैसा हो गया? और फुल्ली रिएक्ट होता सब ना, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को कनेक्ट करना है बस। ठीक है, देन इसके बाद में मैंने आपको सीरीज रिएक्शन का केस कराया था कि अगर मल्टीपल रिएक्शंस हो रहे हैं एक के बाद एक तो कैसे हमें उनको कनेक्ट करना होता है, तो फिर लिमिटिंग रीजन, राइट? देन आपको केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट बताया था, राइट? वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग्स फ्रॉम द केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट वाज व्हाट, दैट क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आपको लिख के आए दैट दिस इज अ केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. You will have to build in your approach to identify whether it is a case of limiting reagent or not. ठीक है, and with this topic, with the case of limiting reagent, we learned the format of analysis, right? That is quite crucial. Start, reacted, produced and end. वो जो format था हमारा, वो format Stoichiometric ratio. ठीक है, हाँ, वो तो स्टार्टिंग का पार्ट रहता था ना. यू राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन, यू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, देन कैलकुलेट द स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो, आइडेंटिफाई व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, उसके बाद आपको एनालिसिस करना रहता था ना. सो दैट इज समथिंग व्हिच यू लर्नड इन दिस. ठीक है, फिर अपन ने कंबाइन करने लगे कॉन्सेप्ट्स को, लिमिटिंग रिएजेंट और सीरीज रिएक्शन का कॉन्सेप्ट भी कंबाइन करा, उनको भी सॉल्व करा. फिर इसके बाद मैंने आपको बताया parallel reaction, right? That you might come across such questions in which same set of reactants are forming different products through different reactions. ठीक है, not the same reaction, some different reactions. तो उनको कैसे हैंडल करना होता है? कंबाइन भी कर सकते हैं पैरेलल रिएक्शंस को, बट दैट इज सब्जेक्ट टू द काइंड ऑफ डेटा दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट? इसके बाद क्या करा था अपन ने? Case of incomplete reactions. Right, we did case of incomplete reactions because इसके पहले जितने भी questions अपन ने देखे थे उनमें we assumed that the reactions are complete, but that is not always necessary. And again, an important learning with this case of incomplete reaction was that sometimes you are given that information directly in the question कि हाँ incomplete है, ये yield है, ऐसे work करो इसके साथ में. Sometimes that information can be hidden. ठीक है, you might not even know how to get an answer. ठीक है, you might not even know that it is a case of incomplete reaction. वो आपको बाद में पता पड़ता है
upon analyzing that reaction. ठीक है, and then इसके बाद में after practicing, ठीक है, as well as mixing these concepts, आज अपन ने POAC का concept सीखा. ठीक है, that even if you don't know a balanced reaction, still you can solve the questions by applying this concept. ठीक है, so ये मोटे मोटे concepts हैं which you should map to your problem solving now. ठीक है, whenever you are doing questions, तो उन questions में you should figure out whether which concept is getting applied. ठीक है, उससे क्या होगा, you will get more confidence of how to solve the difficult questions. Easy questions तो हो ही जाएंगे. Relatively difficult questions कैसे बनते हैं? Relatively difficult questions बनेंगे when you combine these concepts together. ठीक है, तब आपके questions थोड़े से difficult होना शुरू होंगे. तो जैसे आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए डीपीपीस भेजे थे, आपके पास मोल कॉन्सेप्ट के भी हैं क्या? मोल कॉन्सेप्ट के एक्चुअली डीपीपीस में थोड़ा प्रॉब्लम ये है that those are mixed with the concept of redox reactions also, like उनमें like n factor या फिर oxidation state, ये सब भी यूज हो रहे हैं. अच्छा, ओके सर. तो क्योंकि नीरज कुमार के क्वेश्चंस बहुत डिप्रेसिंग है सॉल्व करने के लिए. हाँ, सो नीरज कुमार कैसा हो गया, नीरज कुमार में you will find like a good variety. You will find difficult questions as well as relatively easy questions also, depending upon which section you are working with. ठीक है, तो जैसे जेई मेन वाला सेक्शन है नीरज कुमार का, उसमें अच्छे क्वेश्चंस हैं, like easy to medium level of difficulty के. आप उनको सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, बट फिर आप उसमें एडवांस वाले सेक्शन में चल जाओगे तो लाइक यू विल फाइंड चैलेंज, यू विल फाइंड कि ये तो मतलब नहीं हो रहा है. ठीक है, वैसे ही रंजीत साई है. रंजीत साई में आप जो इजी वाले सेक्शंस हैं, मतलब स्टार्टिंग वाले सेक्शंस जो रहते हैं, गेट इक्विप टू मेंस एटसेट्रा वाले, तो वो करोगे तो आपको होंगे क्वेश्चंस अच्छे से, आप कर भी पाओगे. बट फिर जो डिफिकल्ट वाला सेक्शन है उसमें आप क्वेश्चंस करने जाओगे तो उसमें लाइक अलग ही लेवल पर डिफिकल्टी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी है. लाइक दे हैव मेड क्वेश्चंस विच आर ऐसे 7-8 लाइन के क्वेश्चंस. उसमें पहले ये रिएक्शन हो रहा है, फिर उससे ये रिएक्शन हो रहा है, फिर उसके प्रोडक्ट से ये बन रहा है, फिर पुराने वाले प्रोडक्ट से पिछला वाला प्रोडक्ट रिएक्ट करके ये कर रहा है. तो उन्होंने क्या कर दिया, मतलब क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए 4-5 रिएक्शन एक ही क्वेश्चन में डाल दिया. सो नीड नॉट वेस्ट टाइम ऑन दोज क्वेश्चंस. ठीक है, रंजीत साई आई वुड नॉट रेकमेंड फॉर मोल कंसेप्ट. ठीक है, मोल कंसेप्ट के लिए आप नरेंद्र अवस्थी या फिर नीरज कुमार से, या फिर आरसी मुखर्जी भी एक अच्छा बुक है, उससे भी आप भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, एनसीईआरटी में तो कुछ भी नहीं है मोल कंसेप्ट का. तो सर नीरज कुमार में मतलब मेंस का सेक्शन ना, डू स्टार्ट विद एटलीस्ट. और तो फिर ये टीडब्ल्यूटी के लिए पूरा बुकलेट सफिशिएंट है क्या, या मतलब उस एडिशनल क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे बाहर से? देखो, बुकलेट इज ओके इफ यू आर एबल टू डू फॉर मोल कंसेप्ट, बट आपको स्पेशली मोल कंसेप्ट चैप्टर में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी चाहिए. ठीक है, यू शुड पिक अप एटलीस्ट नरेंद्र अवस्थी और नीरज कुमार एंड सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम इट. अच्छा, ठीक है. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बुकलेट इज नॉट सफिशिएंट. जैसे मोल कंसेप्ट क्योंकि है ऐसा चैप्टर जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द क्रक्स. नीरज कुमार पीयर मतलब, हाँ, और अब जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो जैसे मैंने बताया ना कि ये की कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने ग्रास्प करे हैं. सो यू मैप दीज कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैप दीज एज वेल एज. इसके पहले जो लिस्ट बनाई थी अपन ने, याद है? हाँ सर. फर्स्ट लेक्चर में बनाई थी. इंट्रोडक्टरी टॉपिक. अनदर लिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, रेफर लेक्चर 1. ठीक है, विद क्वेश्चंस दैट यू प्रैक्टिस. मतलब सर एक क्वेश्चन जब करते हैं तब देखने का कि कौन सा कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, फिर उधर लिखने का ये कंसेप्ट तो समझ जाए. सो इससे आपका क्या होगा
दिमाग में एक मैप क्रिएट हो जाएगा ऑफ यू नो व्हाट आर द की अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स दैट आर देयर इन अ क्वेश्चन, ठीक है। एंड मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस जहाँ पे आप अटकोगे, दे विल बी अ मिक्स ऑफ यू नो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स गेटिंग कंबाइंड टुगेदर। जैसे ये ऊपर वाला क्वेश्चन था, तो इसमें पीओएसी प्लस परसेंटेज यील्ड, ये दोनों कॉन्सेप्ट कंबाइन हो गए, ठीक है। सो दैट मेड द क्वेश्चन अ बिट इंटरेस्टिंग कि हाँ इस तरीके से अपने को वर्क करना पड़ेगा। और भी रहेंगे ऐसे क्वेश्चंस लाइक व्हेन यू विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस, ठीक है। मैं भी आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उसमें आपको समझ में आएगा दैट यू नो व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स दैट आर गेटिंग इन्वॉल्व। जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक क्विज का एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। लास्ट सर 9th और 11th आप क्विज से कर सकते हैं। हाँ हाँ, वो क्विज में एक दो लास्ट वाले क्वेश्चन आई थिंक रिलेटिवली डिफिकल्ट है ना। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, कॉपी नहीं होता क्या ये? चलो यहीं से उठा लेते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। 1 mole of mixture of N2, NO2 and N2O4 has a mean molecular mass of 55.4. So इसमें what are the concepts involved, वो मैं मैपिंग करना शुरू कर दूंगा। हाँ। ठीक है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसमें? पहला तो ये दिख रहा है मुझे, एवरेज मॉलिक्यूलर molecular weight of mixture of gas, right? Now अब अगर मुझे ये कॉन्सेप्ट याद है, अगर नहीं याद है तो नोट्स में चले जाओ, ठीक है, देखो उसमें क्या सीखा था इसके बारे में, ठीक है। एंड आपको याद आएगा, आपने सीखा था दैट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर इज रिटन एज टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, राइट। N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, ऐसा कुछ याद करोगे आप, ठीक है, नोट्स में जाओगे तो। यूज आएगा कि नहीं आएगा वो ठीक है, हम लोग देखते हैं, बट एटलीस्ट आई रिकलेक्ट दिस। फिर उसके बाद बोला जा रहा है ऑन हीटिंग टू अ टेम्परेचर एट विच ऑल द N2O4 डिसोसिएट्स इनटू NO2, ठीक है। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो इन्वॉल्व हो रहा है वो स्टोइशियोमेट्री हो रहा है, राइट। स्टोइशियोमेट्री क्या हो रहा है यहाँ पर कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व, दैट N2O4 इज गेटिंग इनटू 2NO2 एंड उससे जो मीन मॉलिक्यूलर मास था, यानी कि जो मॉलिक्यूलर वेट था मिक्सचर का, वो चेंज होकर 39.6 हो गया, ठीक है। और आपसे अब बोला जा रहा है दैट मोल रेशियो मुझे बताना है इन द ओरिजिनल मिक्सचर, राइट। सो आई थिंक यही दो प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स इसमें इन्वॉल्व है। अब आगे क्या करना है उसके लिए, हाउ शुड आई अप्रोच, ठीक है। आई कैन एटलीस्ट स्टार्ट बाय सेइंग कि जो मोल्स का रेशियो है वो ABC कर देते हैं, इनिशियल मोल्स, यस right, moles of N2 is A, moles of NO2 is B and moles of N2O4 is C, right? Sir, can you take it as A, B and 1 minus A minus B also? चलो ठीक है, अगर आपको लाइक नहीं एफर्ट डालना है, 3 वेरिएबल नहीं बनाने, यू आर लाइक कि सर आपको क्यों मजा आते हैं इतने एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाने में, थोड़ा नहीं सर, क्योंकि मैंने ये किया था और फिर आ गया। ठीक है ना, मतलब आपकी इच्छा है, मतलब मुझे 3 वेरिएबल बनाने का मन था तो मैं 3 वेरिएबल बना लूंगा, आपका मन नहीं है 3 वेरिएबल बनाने का, तो यू कैन यूज दैट कि हाँ 1 मोल मिक्सचर लिखा हुआ है, राइट। तो ये A है और ये B है और ये 1 माइनस A माइनस B हो गया, नहीं तो वैसे भी इक्वेशन A plus B plus C इक्वल टू 1 है ना। अब राइट,
जो पहला पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे मॉलिक्यूलर वेट 55.4 है, वहां से मैं एक इक्वेशन बना सकता हूँ that 55.4 is equal to A into 28 plus B into 46 plus 1 minus A minus B into 92 upon the total moles which will be 1, है ना? यस सर। A plus B plus ये वाला यूज करा ना मैंने कॉन्सेप्ट। हाँ सर। ओके, नाउ अब इसके बाद में क्या बोला जा रहा है, दैट रिएक्शन हुआ एंड N2O4, ठीक है, एंड रीड ईच एंड एवरी वर्ड केयरफुली, ऑल द N2O4, ठीक है, 100 इज डिसोसिएटेड। तो यहाँ पर स्टोइशियोमेट्री है और सिंपल ही है, मतलब लाइक ऐसा नहीं है कि इनकम्प्लीट रिएक्शन हो रहा है या कुछ हो रहा है, लाइक ऑल ऑफ द N2O4 इज गेटिंग डिसोसिएटेड, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा पार्शियल डिसोसिएशन लिखा होता तो आई विल बी लाइक कि अच्छा केस ऑफ इनकम्प्लीट वाला भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल N2O4 गॉट डिसोसिएटेड, तो ठीक है, सिंपल केस है, 100% रिएक्शन हो रहा है, कर देते हैं, N2O4 is getting into NO2, right? At least I know when I have this reaction how to deal with this. Start, reacted, produced and end, right? Start में कितना है ये 1 minus A minus B, right? और ये कितना था, ये B था, ऐसा लिखा था ना स्टार्ट में। हाँ सर। फिर ये रिएक्ट हो जाएगा पूरा का पूरा, ये अगर रिएक्ट हो जाएगा तो ये कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, एज पर द कोफिशिएंट्स अपन चलेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2 times 1 minus A minus B, है कि नहीं? हाँ सर। एंड में ये तो 0 हो गया N2O4, और ये कितना हो जाएगा B plus 2 times 1 minus A minus B, right? So the mixture is now what? Mixture that you have is N2 and NO2. N2O4 तो पूरा खत्म हो गया ना? यस सर। N2 is A moles and NO2 is what? B plus 2 times 1 minus A minus B moles. And अब आपको बोला जा रहा है that the molecular weight of mixture is how much? 39.6, है ना? That is the second piece of information that is given to you. Can you use that to make another equation? यस सर। So ये हो जाएगा A into 28 plus B plus 2 times 1 minus A minus B times 46, right? N1 N1 plus N2 M2 upon total moles कितने हो जाएंगे, अब इनको add up कर दो, A plus B plus 2 times 1 minus A minus B, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल A और B सॉल्व हो जाएंगे अब, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, सो ये जो कॉन्सेप्ट की मैपिंग है ये जरूरी है, ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट लर्निंग फॉर यू, दैट यू शुड प्रैक्टिस मोर एंड मोर सच कॉन्सेप्ट मैपिंग, ताकि यू नो दैट व्हाट आर द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। व्हेन स्टोइशियोमेट्री कम्स एज अ कॉन्सेप्ट टू यू कि यहाँ स्टोइशियोमेट्री इसमें यूज हो रहा है, सो दिस इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग, आवर फॉर्मेट ऑफ एनालिसिस, दैट हेल्प्स यू कि लाइक हो क्या रहा है रिएक्शन में। अब उसके बाद में देन द नेक्स्ट इज टू फॉर्मुलेट इक्वेशंस based upon the data that is given in the question, ठीक है। हाँ, I could have solved this question in a faster way, yes, there are actually ways in which I could have done this question in a faster way, ठीक है, बट स्टार्टिंग में आपको अचानक से सब फास्टर तरीके नहीं स्ट्राइक करेंगे ना, आप घिस लो अभी स्टार्टिंग में, भले इट टेक्स टाइम बट यू शुड try to get the answer, struggle with those questions and see if you are able to get something, ठीक है। फास्टर वेज, बेटर वेज, वो तो क्या है, विद प्रैक्टिस आते हैं, they come with a lot of practice, you have to keep on solving questions not just from the booklet, from other reference books also, so that you become better at it, to understand कि अच्छा हाँ इसमें कैसे concepts रहेंगे, फास्टर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में मैं कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट करूंगा,
ठीक है, आई विल गिव यू मोर होमवर्क पर्टिनेंट टू जितना हमने कर लिया है। ठीक है, मेक श्योर आप क्वेश्चंस हाथ में करते जा रहे हो, इनफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जा रहे हो, बिकॉज मोल कंसेप्ट में क्वेश्चन से ही लर्निंग आती है। ठीक है, यस सर। सर हाँ सर मैंने आपको आपके व्हाट्सएप पे कल एक क्वेश्चन लिखा, कैन यू प्लीज सॉल्व दिस? अपन करेंगे ना डाउट डिस्कशन सेशन में। सर 2 मिनट लगेंगे, कर दीजिए ना प्लीज। कहाँ पे भेजा दो तुमने? आपके व्हाट्सएप पे सर। दोबारा पिंग कर दो। भेजता हूँ। थैंक यू सर। सर हाँ सर, मुझे एक डाउट था सर, पीओसी हम कोई भी रिएक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं हाँ कर सकते हो, या फिर सर कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें हम यूज नहीं कर पाएंगे उससे, तो हमें मतलब ध्यान रखना पड़ेगा उसके बारे में? कर सकते ऐसे हो। कुछ सर एलआर में भी कर सकते। मतलब सी, जहां पर यूज नहीं कर पाओगे वहां पर कंजर्वेशन नहीं हो रहा होगा, दैट कुड बी द केस। अच्छा, ओके सर। ठीक है, sodium bicarbonate can be purified by dissolving it in hot water, filtering to remove the insoluble impurities, cooling it to 0 degree centigrade to precipitate NaHCO3, and then filtering to remove the solid, leaving the soluble impurities in solution. Okay. Now, any NaHCO3 that remains in the solution is not recovered. The solubility of NaHCO3 in hot water is 60 degrees centigrade, is this much, and this much in cold water. What is the percentage yield of NaHCO3? तो अब इसको आप विजुअलाइज करो कैसे करना रहेगा। आपके पास में एक सैंपल था, सैंपल के अंदर क्या क्या है? यू हैड NaHCO3 प्लस insoluble impurity and soluble impurity. ठीक है, अब आपने इसको पहले करा, पानी में डिसॉल्व करा। ठीक है, तो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज रिमूव हो गई। ठीक है, मतलब आपने सैंपल को उठा के पानी में डाला एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इससे क्या हो जाएगा? जो NaHCO3 है वो डिसॉल्व हो गया, सॉल्युबल इम्प्योरिटी भी डिसॉल्व हो गई, राइट, और जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी थी वो निकाल ली, वो मतलब फिल्टर पेपर पे बाहर आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद अब नेक्स्ट क्या करना है? इसकी कूलिंग करी। ठीक है, कूलिंग करी कब? टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा करने से क्या हो गया? NaHCO3 जो है वो सॉलिडिफाई हो गया वापस से, एंड जो सॉल्युबल इम्प्योरिटी थी वो सॉल्युबल ही रह गई। ओके। ठीक है, soluble impurity remains in solution. ठीक है, अब ऐसा है कि ये जो था आपने मान लो 1 लीटर से स्टार्ट किया था। ठीक है, 164 ग्राम्स NaHCO3 आपने डाला था। इसके आगे कुछ लिखा हुआ है? बस यही पर इतना ही है, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ सर NaHCO3? थोड़ा आगे मैं आपको मैं शायद से लेना भूल गया, मैं आपको भेजता हूँ वापस। अच्छा, भेजो। हाँ सर।
सर भेज दिया। अच्छा ऑप्शन है what is the percentage yield of NaHCO3 when it is purified by this method. Okay. तो अब यहाँ पर ये 164 ग्राम्स था तो स्टार्ट यस सर। और फिर जब ये यहाँ पर हमने लाइक प्रेसिपिटेट आउट करवाया तो ये 69 ग्राम्स है, ठीक है। 1 लीटर सोल्यूशन में चल रहा है ये, ठीक है। यस। सो अब पूछा जा रहा है यील्ड कितना हो गया, तो इसमें 69 बाय 164 into 100 बस, ठीक है। और जो बचा हुआ NaHCO3 होगा वो उसमें बोला जा रहा है कि जो बचा हुआ है वो सोल्यूशन में रह गया। सर ये एक और पूछूं, एक और डाउट है छोटा सा। नहीं नहीं, अभी अपन डाउट डिस्कशन क्लास में करेंगे। सर 164 माइनस 69 होगा ना? नहीं नहीं 69, हाँ एक्चुअली 69, ओके राइट करेक्ट। सो यहाँ पर एक्चुअली NaHCO3 सॉलिड प्लस NaHCO3 एक्वस है, ठीक है। तो जो एक्वस है वो डिसॉल्व रहेगा, दैट विल बी 69 ग्राम्स इन 1 लीटर। तो ये कितना हो गया, ये 164 माइनस 69 ग्राम्स है जो कि प्रेसिपिटेट होके आ गया, वो सॉलिड रहेगा, है ना। ओके सर, थैंक यू। यील्ड जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है 164 माइनस 69। मोकळा आहे मी आंघोळीला पुसून घे. तुम्ही तुमच्या प्रमाणे पुसून घ्या. ऑलराइट, हाँ बोलो आदित्य। थैंक यू सर। I was having some doubts in this POAC. हाँ हाँ बोलो फटाफट। Then this previous question what you did, no sir, in this one for the equation from NO, no this one sir, this 10th question. Yes sir, so from NO2 to N2O4 we can N2O4 to NO2 we can directly apply POC there. बिल्कुल कर सकते हो आप, मतलब यहाँ पर you can write 1 into or 2 into, yes sir, 2 into N2O4 is equal to 1 into moles of NO2. So 2 into 1 minus A minus B will be equal to your moles of NO2 that are getting formed. Yes sir. But initially B भी था ना, तो आपको उसको ऐड करना पड़ेगा। Okay sir. Sir, and also we should, if there is a coefficient given, like suppose for NO2 that 2 is near N, we should not consider that 2, no, we should consider 1. Just the subscript. Okay sir. And suppose if we are given like 2 reactions, like suppose one acid plus one base gives salt and water. In this one, if we want to find the POAC, so should we take the acid or the base to compare it with the salt and? No, didn't understand. Tell me again. Suppose if we are taking 2 different like reactants and we are getting 2 different products. There if you want to apply POAC, this method. So this, how will we apply, like which reactant or which product we have to take to apply? नहीं, ऐसा आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। Like you can't just randomly pick anything to apply POAC on. If there are choices, then you have, in order to narrow down from that choices, some information should be given in the question. Okay. And sir, one more question of that sulfur you had given, no, that 8 grams of sulfur. In that one, actually, I was just taking, in that one, what I was thinking, like for S plus O2, SO2, I was comparing SO2 with BaSO4, sir, directly. So in that one, I was checking with oxygen, I was getting 1/16. If I take, but we have to take. आपको डेटा SO2 का तो दिया ही नहीं है, पहली बार दिया तो डेटा सल्फर का है। Yes, sir. So why did you even try to equate like sulfur dioxide and barium sulfate? Like sulfur dioxide का डेटा ही नहीं दिया ना, तो why do you want to even start with that? Okay, yes sir, I didn't know that. And sir, here
usually we should not take oxygen common. No? We should not hydrogen oxygen. It should be typically avoid applying POAC on hydrogen and oxygen because they are typically involved in other species also. okay, sir. Thank you. Sir, Nachiket here. Sir, in POAC, so like when we write the moles of something on LHS, so does like it becomes 1 into moles. So that 1 is refers to the subscript. Now, so if it is suppose S2 in this one, so it will become 2 into moles of S2, na? अगर यहाँ पर let's say X है. Yes, sir. X into moles of SX. Sir. So that the number before the multiplication, it is the subscript, na, basically. Subscript use करते हैं. Yes. Okay, sir. सर मैंने ये क्वेश्चन में S plus O2 SO2 मैंने ऐसे ही रिएक्शन पहले SO2 का फाइंड किया, बाद में SO2 से BaSO4 से फाइंड किया, तो करेक्ट है कि नहीं? बट आपको SO2 का डेटा दिया नहीं है ना, आपको डेटा सल्फर का ही दिया है ना, तो आप सल्फर कनेक्ट करो. मैंने 2 बार POAC लगाया, सल्फर के लिए लगाया फर्स्ट मेहनत कर रहे हो, एक्स्ट्रा जबरदस्ती की मेहनत. ओके सर. Sir, and like you said that for mole concept, the books like you recommended Neeraj Kumar and Avasti, but you said that they are of higher level. So, like, should we do some other book which is of lower level and then go to N Avasti and Neeraj Kumar? नहीं तो जैसे N Avasti में स्टार्टिंग का जो लेवल है ना, जो लेवल 1 क्वेश्चंस होते हैं, they are easy only. They are something good to start with. Okay, sir. पर नीरज कुमार सर बहुत हार्ड है. नीरज कुमार में आपको हार्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे जब आप लाइक एडवांस वाले सेक्शन में जाओगे. उसमें भी मेंस वाला जो सेक्शन है उसके क्वेश्चन तो आप कर सकते हो रिलेटिवली इजीली. Okay. And sir, for the theory part, we should refer NCERT, na? इसमें कोई थ्योरी है ही नहीं मोल कांसेप्ट में. Yes, sir, but for other chapters like the atomic structure and आगे आएंगे तो. Correct. Okay, sir. Bye, sir. Thank you. Sure. All right. क्लास के बाद आप भेजोगे PDF रिकॉर्डिंग बाद में देंगे. हाँ. Sure. Sir, thank you, sir. Bye. Bye, sir.